Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture of English B is comprehension passage number 3 and 4 solved and present indefinite tense. So students जो comprehension passage है वो आपको मैं आपके English B के notes से जो है ना उसकी reading करवाऊंगी, तो इनको आपने ध्यान से देखना है. All right. Once a stag was drinking water at a stream. ठीक है, ये word stream है. ठीक है. He happened to see his reflection in the water कि एक जो है ना एक बारहसिंघा एक नदी में पानी पी रहा था और उसने अपना पानी में जो था वो अपना अक्स देखा, रिफ्लेक्शन देखा. He was pleased to see his beautiful horns. वो अपने खूबसूरत जो उसके सींग थे उनको देखकर खुश हुआ. But when he saw his thin legs he felt sad as he thought they were ugly. लेकिन जैसे ही उसने अपनी जो है वो पतली टांगों को देखा तो उसने सोचा कि ये बदसूरत है. Suddenly ये स्मॉल यू है. सडनली ही सॉ अ पैक ऑफ हाउंड्स एट अ डिस्टेंस. उसने फासले पर जो है वो शिकारी कुत्तों का जो है ना वो उसको ग्रो देखा. ही रन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम. वो तेज़ी से भागा, इतनी तेज़ी से जितनी उसकी टांगें उसे भगा सकती थी. सून ही लेफ्ट द हाउंड्स फॉर बिहाइंड. जल्दी उसने उन शिकारी कुत्तों को पीछे छोड़ दिया. ही हैड टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट. स्ट्रो की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, THROUGH. ठीक है. A thick forest of bushes. His horns got caught in a bush. He tried hard to pull the horns out of it, but all in vain. By now the hounds had come up. They fell upon him and यहाँ पर वर्ड जो है ना इसको करेक्ट कीजिए, ये tore है. Tore him into pieces. So स्टूडेंट्स ये था कि उसमें यानी कि वो उसने बहुत पीछे उनको छोड़ दिया और आगे जो था ना वो एक झाड़ियों का जंगल था. वो एक झाड़ी में फंस गया. उसने अपने आप को छुड़वाने की, अपने सींग छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया. जल्दी वो जो शिकारी जो कुत्ते थे वो उस तक पहुंच गए. उन्होंने उस पर झपटा और उसे टुकड़ों में चीर फाड़ दिया. अब आते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस की तरफ. और स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो जिस टेंस में होगा आपने उसी टेंस में और उसी पर्सन में उसका जवाब देना है. आप देख सकते हो कि यहाँ पर वॉज और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है. ये शो करें कि ये जो पैसेज है ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में. किस में है पैसेज? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में. तो बेटा आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर्स आपने सेम टेंस में देने हैं. वट वॉज द स्टैग डूइंग? द स्टैग वॉज ड्रिंकिंग वाटर. वट डिड ही सी इन द वाटर? ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन. वाई वॉज ही प्लीज्ड? ही वॉज प्लीज्ड टू सी हिज ब्यूटिफुल ऑन्स. वट मेड हिम सैड? ही रेन. वट मेड हिम सैड यहाँ पर अगर आपके पास जो सेम आंसर लिखा हुआ है तो आपने इसको कट कर देना है और यहाँ आप इसका आंसर लिखोगे हिज थिन लेग्स made him sad. All right. उसके बाद है how did his legs help him? His legs helped him to run fast. Why did he run? He ran for his life. अब यहाँ did था तो यहाँ आपने run के साथ सेकंड फॉर्म ran लगा दी. नेक्स्ट अब आते हैं पैसेज नंबर 4 की तरफ. किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड. किंग रॉबर्ट ब्रूस ने स्कॉटलैंड पर हुकूमत की. ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय द इंग्लिश. वो अंग्रेज़ों के हाथों बहुत बार उसको शिकस्त जो है वो शिकस्त का सामना हुआ. ही रेन फॉर हिज लाइफ एंड हिड हिमसेल्फ इन अ केव. वो उसने अपनी जान बचाई और वो एक गार में छुप गया. ही हैड लॉस्ट ऑल होप टू विन. उसने जीतने की तमाम जो उम्मीद थी वो खो दी. एज ही ले देयर थिंकिंग इफ ही शुड गिव अप हिज स्ट्रगल और नॉट. अभी वो वहाँ लेटा ये सोच रहा था कि उसे अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए. He saw a spider trying to reach its cobweb in the ceiling of the cave. उसने देखा कि गार की ऊपर वाली छत के ऊपरी हिस्से पर एक मकड़ी अपने जाले की तरफ जाने की कोशिश कर रही है. It fell down again and again. वो गिरी और दोबारा गिरी but did not give up its effort. लेकिन उसने अपनी कोशिश ना छोड़ी. At last the little insect, आखिरकार वो छोटे जो कीड़ा था, reached its home in its 9th attempt. वो अपनी 9वीं कोशिश में अपने घर पहुंच गई. दिस गेव कॉरेज टू किंग ब्रूस. इस बात ने बादशाह ब्रूस को हिम्मत दी. ही मेड अप हिज माइंड टू फाइट. उसने लड़ने के लिए अपना जहन तैयार किया.
जहन बनाया एंड दिस टाइम ही वॉन द बैटर, और इस मरतबा वो लड़ाई जीत गया। बाय होम हैड, यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। बाय होम हैड रॉबर्ट ब्रूस बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स? किंग रॉबर्ट ब्रूस हैड बीन डिफीटेड बाय द इंग्लिश आर्मी मैनी टाइम्स। Where did he hid himself? He hid himself in a cave. What did he see in the cave? He saw a spider trying to reach its cobweb in the ceiling of the cave. After how many attempts did the spider succeed? The spider succeeded after making, यहाँ पर आपने इसकी करेक्शन कर लेनी है, 9 attempts. What lesson did King Bruce learn from the spider? King Bruce learned the lesson, try again till you succeed. तो स्टूडेंट्स, ये आपके 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस थे, आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस की ट्रांसलेशन जो है वो समझाऊंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, सबसे पहले हम ये आपको बताऊंगी, समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों यूज़ किया जाता है। बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है टू शो एनी हैबिट, किसी की आदत, यूजुअल एक्ट्स, रोज़मर्रा के रूटीन, और यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ आप जानते हो कि ऐसे जो है ना वो एक्ट्स जिनसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है, जिनको कोई झुटला नहीं सकता। जैसे ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके अलावा कोटेशंस हम इस टेंस में जो है वो लिखते हैं। रिकॉग्निशन होती है कि इस टेंस के एंड पर ता है, ती है, ता और ती हूँ और ते हैं आता है। फार्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के फार्मूला में सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, काम करने, जिसको यानी कि जो काम करता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब से मुराद वो काम जो किया जाता है। ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पर वो काम होता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर है तो वहाँ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है ना जब यहाँ ट्रांसलेशन करते हुए। तो अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर है तो आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। वो स्कूल जाता है, अब यहाँ वो और है, ठीक है, सिंगुलर शो कर रहा है, उसके लिए हमने थर्ड पर्सन के लिए ही लगाया। गो फर्स्ट फॉर्म लिखी, उसके साथ रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ई एस भी लगा दिया। ही गोज, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, स्कूल जाता है तो टू स्कूल। सेकंड एग्जांपल देखिए, वो स्कूल जाते हैं, अब यहाँ जाते हैं प्लूरल की सेंस आ रही है और वो थर्ड पर्सन है, तो प्लूरल थर्ड पर्सन दे होता है, ठीक है। तो दे गो टू स्कूल, अब यहाँ हमने एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ ही, शी, इट सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगाना है। अब हम आते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू और डज। डू यूज़ करते हैं आई, वो, यू, दे प्लूरल के साथ। डज यूज़ करते हैं ही, शी, इट सिंगुलर के साथ। डज जहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ हम डज यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहाँ क्योंकि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो ये बात याद रखिएगा कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एस और ई एस फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगाते, क्योंकि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके एंड पर ऑलरेडी ई एस मौजूद है। दोबारा समझा दूँ, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही, शी, इट सिंगुलर के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाई, ये अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस में था, ठीक है। जब आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करोगे तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने ही, शी, इट के साथ जब फर्स्ट फॉर्म लगानी है तब आपने एस और ई एस नहीं लगाना, क्योंकि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ ऑलरेडी ई एस मौजूद है। अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते हैं, ठीक है। अच्छे दोस्त और यहाँ पर हैं का वर्ड शो करेगा, ये प्लूरल है, तो गुड फ्रेंड्स। अब प्लूरल के साथ हमने क्या लगाना है, डू, गुड फ्रेंड्स डू नॉट चीट। वो किसी से नफरत नहीं करता है, अब वो थर्ड पर्सन और है सिंगुलर है, तो ही, उसके बाद रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाया, डज नॉट हेट। अब यहाँ हमने ही के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर एस मौजूद है। ही डज नॉट हेट एनीवन।
फॉर्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं? डज इट हेल इन समर। अब आपके जहन में ये चीज़ आएगी कि यहाँ पर तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ प्लूरल के हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ पर डज क्यों लगाया? मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ कि यहाँ पर ओले पड़ना वर्ब है, गर्मियों में ये टाइम की बात की जा रही है। अब यहाँ सब्जेक्ट तो मेंशन नहीं है ना, और मैंने आपको जब यूज़ ऑफ इट देयर करवाया था वहाँ मैंने आपको बताया था कि वेदर को शो करने के लिए हम इट को सब्जेक्ट के तौर पर रखते हैं। तो यहाँ इट क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। और क्योंकि इट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पर डज लगाया। डज इट हेल इन समर। फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर एंड पर क्वेश्चन मार्क। क्या वो बड़ों का एहतराम नहीं करती है? ठीक है। अब यहाँ क्या और हेल्पिंग वर्ब शो कर रहा है कि ये इंटेरोगेटिव है, और नहीं का वर्ड शो कर रहा है कि नेगेटिव भी है। ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है। अब इसकी हम किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे? हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, डज, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, करती है, तो ये मतलब शी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हम शी लगाएंगे, फीमेल की बात हो रही है, शी लगाएंगे। डज शी। अब नॉट नहीं, रिस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बड़ों का बड़े और उसके लिए हर एल्डर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आपने इस ट्रांसलेशन के 5 अफर्मेटिव, 5 नेगेटिव और 5 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो अपनी कॉपी में कर लेना है, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस के तौर पे अपनी जो है ना वो नीट कॉपी पे कीजिएगा, और जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आपको करवाया गया उसको आपने इसी तरह याद कर लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।